मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पशुपति पारस, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये इंटरव्यू अहम है। सबसे पहले मैं पशुपति पारस जी से सवाल करूंगी कि पिछले 10 साल का। पहली बात तो मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत दिनों के बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। बहुत शुक्रिया सर। मुझे उम्मीद है कि आज का ये इंटरव्यू जो है उसमें मुझे सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। पिछले 10 साल का जो कार्यकाल है पीएम मोदी का, उसको किस तरह से आप देखते हैं? और अब तो ट्विटर हैंडल पर सबने अपने बायो में लिखा है मोदी का परिवार, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, मोदी का परिवार तो पूरा 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है पूरे देश में जी। और आपने देखा होगा कि इक्के दुक्के को आप छोड़ दीजिए तो 99% लोग आज के तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी के शुभचिंतक लोग हैं। और उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि आज से 4-5 दिन पहले जो विश्व के स्तर पर जो रिपोर्ट आया है उसमें सर्वमान्य नेताओं के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आया। सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में, सबसे सम्मान्य नेताओं के रूप में आया है। और पहली बार देश में आजादी के 75 वर्षों में आज तक देश प्रधानमंत्री को चुनता था, लीडर्स को नहीं चुनता था। पहला बार ऐसा मौका मिला है कि देश प्रधानमंत्री को भी चुना है और लीडर्स को भी चुना है जो गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा, अकलियत की बात करता हो। और आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति और नियत दोनों एक है, बिल्कुल साफ है। नीति भी साफ है और नियत भी साफ है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एनडीए गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने, तो सबसे पहला काम उन्होंने किया इस देश में कि जो सबसे समाज में शोषित वर्ग है, आप जिसको शेड्यूल कास्ट करते हैं, उस समाज के लोगों को उन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया, कोविंद जी को। दूसरा मौका कार्यकाल मिला जब उनको, तो उन्होंने आदिवासी समाज की महिलाओं को देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर बैठाया। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को शोषित के प्रति, दलित के प्रति, पिछड़ों के प्रति हमदर्दी है, चूंकि उस समाज से, उस परिवार से वो बिलोंग करते हैं। आज देखिए कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात हो रही है पूरे देश में, और 1 नेशन 1 राशन कार्ड का नारा हमारे बड़े भाई साहब पासवान जी जब इस विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने दिया था। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके नारा को एनडीए सरकार ने एक्सेप्ट किया और आज पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत गरीब लोग जो हैं उनको मुफ्त में अनाज मुहैया किया गया है। और अभी भी इस आज से कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल का फैसला है कि 5 वर्षों तक 2029 तक हम उन लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया करेंगे। और जिससे आपको पता होना चाहिए कि आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पीछे चले जाइए, अखबार में निकलता था, टीवी में निकलता था कि लोग भूख से मर गया, अनाज के अभाव में लोग मर गया। लेकिन आज जब से हमारी सरकार बनी है तब से ऐसा केस पूरे देश में एक भी नहीं मिला हो जहां भूख से मरने की समस्या हो, बल्कि प्रत्येक घर में, चाहे गरीब हो, मजदूर क्लास का भी लोग हो, उसके घर में भी 10 किलो 5 किलो अनाज उपलब्ध है। और अभी उस योजना के तहत 81.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया किया जा रहा है। और सवाल है, आपने चूंकि अपने बड़े भाई दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी को याद किया, वो अब पिछले चुनाव से इस चुनाव में परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। पिछले चुनाव में आपके बड़े भाई भी थे, इस बार नहीं है वो। आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को उन जनता के बीच रखते हैं, और इसके अलावा कैसे आप अपने भाई को भी याद करते हैं? देखिए, हमारे बड़े भाई साहब बचपन से ही, हमारे दोनों भाई की उम्र में 5-6 वर्ष का अंतर था, और बचपन से ही वो शोषित, पीड़ित, दलित की, अकलियत की बात करते थे। और उनका नारा था कि जो समाज में सबसे शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, जिसके समाज में कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ें, ये पासवान जी का नारा था। उसी के तहत उन्होंने दलित सेना का गठन किया 1983 में। और उन्होंने नारा दिया था कि जिस घर में सदियों से अंधेरा, उस घर में मैं दिया जलाने चला हूँ, जिस घर में सदियों से
अंधेरा ये पासवान जी का नारा था, और वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी जब विपक्ष में थे तब, और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी पूरे देश में जहां कहीं भी दलितों पर अत्याचार होता था, पिछड़ों पर अत्याचार होता था, तो वो उसका संघर्ष करते थे। और आपने देखा होगा कि 89 में स्वर्गीय बीपी सिंह के नेतृत्व में जब देश में सरकार बनी और पहली बार रामविलास पासवान जी देश में लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर बने, तो उन्हीं के कलम से देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति उन्होंने सेंट्रल पार्लियामेंट हाउस में स्थापना किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने भारत रत्न की उपाधि सम्मानित किया। तो जब जब भी मौका मिला पासवान जी को, उनको 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में काम करने का मौका मिला, और जो भी विभाग मिला बड़ी भी अच्छे से काम किया। और आज पासवान जी की देन है, हम भी उनके छोटे भाई हैं। मैं रामविलास पासवान नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं रामविलास पासवान का खून हूं, और निश्चित रूप से जो उनका अधूरा सपना है, मेरा प्रयास रहेगा और मेरा प्रयास है कि उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूं। आप भावुक हो रहे हैं अपने भाई को याद करके। जी निश्चित रूप से। पिछले चुनाव से इस चुनाव में, चूंकि पिछले चुनाव में वो साथ थे, इस चुनाव में वो नहीं है, इसलिए मेरा ये सवाल था। बहरहाल दलित शोषित की आपने बात की है। दलित शोषित की बात इन दिनों आरजेडी भी कर रही है। तेजस्वी यादव लंबे वक्त जन विश्वास रैली उन्होंने किया, जन विश्वास यात्रा की, रैली की, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी माई की पार्टी के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, और कई तरह के सवालात उन्होंने एनडीए पर भी उठाया। दलित शोषित की बात आरजेडी कर रही है, इसके काट एलजेपी के पास क्या है, आपके पास? आप 20 वर्ष पीछे चले जाइए बिहार की राजनीति में। 2000 ईस्वी के पहले जब जाइए, जब उनके पिताजी और उनकी माताजी जब बिहार के गद्दी पर लोग बैठे हुए थे, उस समय दलितों की क्या स्थिति थी? समाज के जो मुख्य धारा से जो नीचे के लोग थे, उनकी क्या स्थिति थी? उनका जबरदस्ती जमीन जोत लिया जाता था, उनकी पिटाई होती थी, हरिजन महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ करता था, और बलात्कारी लोग उस समय में, अत्याचारी लोग, बलात्कारी लोग मुख्यमंत्री निवास के इर्द गिर्द घूमते रहता था। इसलिए उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कहने का। और देखिए, मैं अभी तुरंत मैं बोला हूं कि नीति और नियत, प्रत्येक पार्टी का नीति है कि हम समाज की का भलाई करें, गरीब की हित की बात करें, लेकिन उसकी नियत ठीक नहीं है। सरकार में यदि नीति और नियत जब ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिनके नाम की उन्होंने आप चर्चा की, 15 वर्ष तक उनका शासन बिहार में रहा, और पूरे विश्व में माना गया कि बिहार में उस पीरियड में कितना अधिक भ्रष्टाचार हुआ। ठीक है, पिछले 5 साल में बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। नीतीश जी साथ थे, नीतीश जी फिर चले गए एनडीए से, फिर वापस आए हैं नीतीश जी, और अब ये भी कहा जा रहा है कि बिहार का जो इस बार चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इस बार? चूंकि अब नीतीश जी भी साथ हो गए हैं, आपका कुनबा बड़ा हो गया, उधर साथ में जयंत की पार्टी यानी आरएलडी पार्टी भी साथ हो गई, उत्तर प्रदेश चले गए जयंत चौधरी। बिहार एक देश के मानचित्र पर बिहार का अपना एक अलग पहचान है। वही बिहार है जहाँ जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों का जन्म हुआ, वही बिहार है जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों का जन्म हुआ। बिहार एक बिहार है। और आपने देखा होगा जब कांग्रेस की हुकूमत में जब देश में पूरी इमरजेंसी लागू किया गया, तो बिहार ही पहला स्टेट है। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन में हम लोग भी मौजूद थे। बिल्कुल। एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें, चूंकि नीतीश जी को लेकर सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये आरोप लगता रहा है जेडीयू पर कि जेडीयू ने ही एलजेपी को तोड़ा था, जेडीयू ने ही पशुपति पारस जी को तोड़ा था। ये आरोप लगाता रहा है विपक्ष। नहीं, ये विपक्ष का काम तो बिखराव की राजनीति विपक्ष करता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने ही मुझको बिना किसी सदस्य का मेंबर रहते हुए बिहार का मंत्री भी बनाया, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी बनाया उन्होंने। इसलिए ये सब जो अपवाद है, ये सब अफवाह है। एक बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी शुरू से ही विकास पुरुष रहे हैं।
जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे देश के हित की बात करते हैं, गरीबों के हित की बात करते हैं, समाज में मुख्य धारा में जोड़ने की काम करते हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का नारा दे करके उन्होंने बिहार में समाज में जो गरीब तबके के लोग थे, खास करके महिलाओं के उत्थान की बात उन्होंने की। और पहला स्टेट बिहार है जहां महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया। तो इस ढंग से नीतीश कुमार जी ने जो अपने कार्यकाल में काम किया है, वो निश्चित रूप से आने वाला समय उसका याद करें। एक छोटा सा सवाल है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा है चिराग पासवान को लेकर कि अगर चिराग साथ आना चाहते हैं तो वो आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हो रहा। कोई कमेंट्स नहीं है। देखिए, ये व्यक्तिगत राय है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये वो मामला उनका है। मैं क्या करूंगा वो हमसे पूछ लीजिए। क्या करेंगे आप? मैं एनडीए में हूँ, मैं एनडीए में था और मैं घोषणा किया हूँ कि जब तक मैं राजनीतिक जीवन में रहूंगा एनडीए के साथ। देखिए, सिर पर चुनाव है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है आप लोगों के ऊपर, तो इसीलिए ये सवाल बनता है कि सीट बंटवारे को लेकर बिहार में अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ऐसा है कि आप जो बात कहवाना चाहती हैं, हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं। अरे अभी रुक जाइए, चाहिए, हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं और एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और हम लोग स्टेट में हैं, स्टेट पार्टी हमारी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा वो हम लोगों को मान्य है।